ज्ञानसार एक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने बिहार के भूगोल से जुड़ी कुछ बेहतरीन स्लाइड्स हैं और हम इनके जरिए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हमारा विषय है बिहार का नदी तंत्र। हम देखेंगे कि ये नदियाँ कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं और कैसे ये बिहार की ज़मीन, यहाँ के लोगों की जिंदगी और कह सकते हैं उनकी किस्मत को शेप देती हैं। तो चलिए इस भूगोलिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम बिहार की नदियों के नक्शे को देखते हैं तो एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या इन सभी नदियों के बहने का कोई खास तरीका, कोई पैटर्न है या ये बस यूं ही बहती हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं से मतलब बिहार के भूगोल का जादू शुरू होता है। ये नदियां यूं ही नहीं बहती, इनके पीछे एक विज्ञान है। स्रोतों के अनुसार बिहार की बनावट के कारण यहाँ मुख्य रूप से दो तरह के पैटर्न देखते हैं। उत्तर बिहार के जो सपाट मैदान है वहां नदियां वृक्षाकार पैटर्न बनाती हैं। वृक्षाकार? जी, जिसे अंग्रेजी में डेंड्रिटिक कहते हैं। अच्छा, ये ठीक वैसा ही दिखता है जैसे एक पेड़ का तना हो और उससे चारों तरफ शाखाएं और टहनियां निकल रही हों। अच्छा, मतलब एक मुख्य नदी और उसमें आकर मिलती हुई अनगिनत सहायक नदियां, बिल्कुल एक पेड़ की तरह। ये तो समझ आया। और दूसरा पैटर्न कौन सा है? दूसरा पैटर्न जो खासकर दक्षिणी पठारी इलाकों में ज्यादा दिखता है वो है जालीनुमा। जालीनुमा, ट्रेलिस। हाँ, ट्रेलिस। इसमें सहायक नदियां मुख्य नदी से लगभग 90 डिग्री के कोण पर यानी समकोण पर मिलती हैं। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक जाली बिछा दी हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दक्षिण की जमीन उत्तर की तरह मुलायम नहीं है। वहां कठोर चट्टानें हैं जो नदियों को एक सीधे रास्ते पर चलने को मजबूर करती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब एक ही राज्य में दो बिल्कुल अलग तरह के नदी तंत्र हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि उत्तर और दक्षिण बिहार की नदियों का चरित्र, उनका स्वभाव भी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होगा। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा और यही बिहार की कहानी का सार है। गंगा नदी एक महान विभाजक की तरह राज्य के बीच से गुजरती है। इसके उत्तर में है हिमालय की नदियां जो बर्फीले पहाड़ों से निकलती हैं। बिल्कुल। और दक्षिण में है प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो कि बरसाती पानी पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल। ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया है। तो फिर इस कहानी की मुख्य किरदार यानी गंगा नदी से ही शुरू करते हैं। इसे बिहार की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? देखिए, गंगा बिहार की जीवन रेखा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम है। ये बक्सर के चौसा में बिहार में दाखिल होती है और कटिहार से होते हुए बाहर निकल जाती है। ओके। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, जिसमें से 445 किलोमीटर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बिहार से होकर गुजरता है। 445 किलोमीटर? जी, सोचिए, ये एक मुख्य हाईवे की तरह है जिस पर उत्तर और दक्षिण से आकर छोटी बड़ी कई सड़कों का ट्रैफिक मिल जाता है। और इसका जलग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया वो कितना बड़ा है बिहार में? बिहार में इसका जलग्रहण क्षेत्र 15,165 वर्ग किलोमीटर है। बाप रे। और एक रोचक तथ्य ये है कि राजधानी पटना में गंगा की लंबाई सबसे ज्यादा है, करीब 99 किलोमीटर। अच्छा। ये नदी बक्सर से लेकर कटिहार तक लगभग 12 जिलों की सीमाओं को छूती या उनके बीच से गुजरती है। ये बिहार की पहचान का कह सकते हैं एक अभिन्न अंग है। तो गंगा बिहार की मुख्य धमनी है जो पूरब की ओर बह रही है। अब देखते हैं उत्तर से आने वाली उन शक्तिशाली सहायक नदियों को जो हिमालय का बर्फीला पानी और उपजाऊ सिल्ट इसमें लेकर आती हैं। इनमें सबसे पश्चिम में कौन सी है? सबसे पश्चिम में है घाघरा, जिसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, सरयू। ये नेपाल में गुरला मंधाता चोटी से निकलती है। बिहार में इसकी लंबाई सिर्फ 83 किलोमीटर है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ 83? जी, पर ये सारण जिले में छपरा के पास आकर सीधे गंगा में मिल जाती है। घाघरा के बाद जैसे ही हम नक्शे पर थोड़ा और पूरब की ओर बढ़ते हैं, गंडक नदी दिखती है। इसके बारे में क्या खास है? गंडक नदी में दाल की अन्नपूर्णा श्रेणी से आती है। ये अपनी तेज धार के लिए जानी जाती है। बिहार में ये 260 किलोमीटर का सफर तय करती है और सोनपुर के पास हाजीपुर में गंगा से मिलती है। सोनपुर मेला भी तो वहीं लगता है? बिल्कुल, प्राचीन काल में ये व्यापार और परिवहन का एक अहम मार्ग भी हुआ करती थी। यहाँ एक और नदी है, बूढ़ी गंडक, जो गंडक के लगभग समानांतर बहती दिखती है। इसका नाम बूढ़ी क्यों है? क्या ये पुरानी है? हाँ, इसका नाम बहुत सटीक है। माना जाता है कि पहले मुख्य गंडक नदी इसी रास्ते से बहती थी, लेकिन समय के साथ उसने अपना रास्ता बदल लिया, तो ये उसका पुराना छोड़ा हुआ मार्ग है।
अच्छा। इसलिए इसे बूढ़ी गंडक कहते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलकर पूरी तरह से बिहार में ही बहती है। पूरी तरह से बिहार में? जी। और 320 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके मुंगेर के पास गंगा में विलीन हो जाती है। और थोड़ा पूरब की ओर बढ़ने पर बागमती और कमला नदियों का जिक्र आता है। ये मिथिलांचल क्षेत्र के लिए बहुत खास लगती हैं। बिल्कुल। ये दोनों नदियां नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलती हैं और मिथिला क्षेत्र की आप कह सकती हैं जीवन रेखा हैं। बागमती बिहार में 394 किलोमीटर बहती है, जबकि कमला, जिसे मिथिला की गंगा भी कहा जाता है, वो 120 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि इस क्षेत्र की संस्कृति और लोकगीतों का भी हिस्सा हैं। और अब आते हैं उस नदी पर जिसका नाम सुनते ही बिहार के लोगों के मन में एक डर और सम्मान का मिलाजुला भाव आता है, कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसी ये नाम क्यों मिला? इसे शोक कहने का कारण सिर्फ बाढ़ नहीं है, बल्कि इसकी अप्रत्याशित प्रकृति है। कोसी हिमालय से अपने साथ दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्ट या गाद लेकर आती है। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में? जी, दुनिया में सबसे ज्यादा ये गाद नदी के तल में जमा हो जाती है, जिससे नदी उथली हो जाती है और पानी को फैलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि कोसी हर कुछ सालों में अपना रास्ता पूरी तरह बदल लेती है। सुनकर ही डर लगता है। मतलब नदी का कोई भरोसा ही नहीं है कि वो अगले साल कहाँ होगी। इससे तो वहां रहने वालों का जीवन हमेशा एक अनिश्चितता में बीतता होगा। बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए कि आपका गांव एक साल नदी के पूर्व में है और अगली बाढ़ के बाद आप खुद को नदी के पश्चिम में पाते हैं। हे भगवान! यह सिर्फ पानी नहीं है, यह पूरे के पूरे भूगोल को, खेतों को, घरों को, जीवन को बदल देती है। पिछले 250 सालों में यह 120 किलोमीटर से ज्यादा पश्चिम की ओर खिसक चुकी है। 120 किलोमीटर? हाँ, इसने पीढ़ियों से विकास को अस्थिर किया है और इसी वजह से इस पर काबू पाना इतना मुश्किल रहा है। यह नदी नेपाल के गोसाई स्थान से निकलकर बिहार में 260 किलोमीटर बहने के बाद कुर्सेला में गंगा से मिलती है। यह वाकई में प्रकृति की एक विनाशकारी और शक्तिशाली ताकत का उदाहरण है। हाँ। अब उत्तर बिहार की अंतिम प्रमुख नदी महानंदा की बात करते हैं। ये तो बिल्कुल पूर्वी सीमा पर दिख रही है। हाँ, महानंदा भी नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलती है और यह बिहार में गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। अच्छा। ये किशनगंज और पूर्णिया जैसे इलाकों से बहते हुए कटिहार के मनिहारी में गंगा में मिल जाती है। ये एक तरह से बिहार के उत्तरी मैदान की पूर्वी सीमा तय करती है। तो ये थी उत्तर की कहानी, सदा पानी से भरी, उपजाऊ मिट्टी लाने वाली, पर साथ ही बाढ़ की तबाही मचाने वाली नदियां। अब गंगा को पार करके दक्षिण बिहार चलते हैं, जहां की कहानी जैसा आपने बताया बिल्कुल अलग है। एकदम अलग। दक्षिण की नदियां पठारी हैं। ये हिमालय की तरफ बर्फीले ग्लेशियर से नहीं, बल्कि छोटा नागपुर या विंध्य के पठारों से निकलती हैं। इसलिए ये मौसमी होती हैं, यानी गर्मियों में लगभग सूख जाती हैं, लेकिन मानसून में इनमें भी उफान आ जाता है। और ये अपने साथ सिल्ट नहीं लाती होंगी? नहीं, ये अपने साथ मोटे बालू और पत्थर लेकर आती हैं। तो यहाँ की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? शुरुआत कर्मनाशा से करते हैं। इसका नाम तो बड़ा अजीब है। कर्मनाशा का शाब्दिक अर्थ है कर्मों का नाश करने वाली। अच्छा। जी, एक पौराणिक मान्यता है कि इस नदी में नहाने से पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी एक खास बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक लंबी सीमा बनाती हुई बहती है। मतलब ये एक बॉर्डर नदी है। हाँ, और फिर ये चौसा के पास गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा के बाद सोन नदी का जिक्र है। नक्शे पर ये दक्षिण की सबसे बड़ी और शक्तिशाली नदी दिख रही है। और ये है भी। सोन नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक चोटी से निकलती है। अमरकंटक? यहाँ जहां से नर्मदा भी निकलती है? बिल्कुल, ठीक उसी जगह से जहां से नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बह निकलती है, सोन पूरब की ओर बहती है। इसका नाम सोन इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी रेत में सोने के कण पाए जाने की किंवदंती है। वाह! बिहार में ये 202 किलोमीटर बहती है, लेकिन इसकी सबसे प्रभावशाली बात है इसका जलग्रहण क्षेत्र। वो कितना है? इसका जलग्रहण क्षेत्र है 15,820 वर्ग किलोमीटर। 15,820। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह लगभग त्रिपुरा राज्य के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। क्या बात है! सोचिए, गंगा की सिर्फ एक सहायक नदी अपने साथ एक पूरे राज्य के बराबर के इलाके का पानी लेकर आती है। ये पटना के पास दानापुर मनेर में गंगा से मिलती है और दक्षिण बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। जबरदस्त! अब बची पुनपुन और फल्गु नदियां
फल्गु का नाम तो सीधे गया और पिंडदान से जुड़ता है ना। सही कहा। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू के पठार से निकलकर पटना के पास फतुहा में गंगा से मिलते हैं। अच्छा, लेकिन फल्गु की कहानी सबसे अनोखी है। वो कैसे? ये उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और गया शहर से होकर गुजरती है। कहते हैं कि ये नदी माता सीता के श्राप की वजह से सतह के नीचे यानी भूमिगत होकर बहती है। भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड? जी, इसीलिए गया में पिंडदान के लिए जब लोग जाते हैं तो उन्हें नदी की सूखी रेत को खोदकर पानी निकालना पड़ता है। ये तो भूगोण और पौराणिक कथाओं का एक अद्भुत संगम है। बिल्कुल। तो क्या ये गंगा में मिलती ही नहीं है? सीधे तौर पर नहीं, ये आगे जाकर टाल क्षेत्र में विलीन हो जाती है। टाल क्षेत्र, ये क्या है? ये टाल क्षेत्र दरअसल पटना के दक्षिण में एक विशाल कटोरे जैसा निचला भूभाग है जो मानसून में एक बड़ी झील बन जाता है। अच्छा। तो फल्गु का पानी सीधे गंगा तक न पहुंचकर उसी विशाल झील में फैल जाता है। इन सभी नदियों के बारे में जानने के बाद हमारे स्रोत में एक महासंगम की स्लाइड है। ये तो पूरे तंत्र का एक बेहतरीन सारांश है। हाँ, ये एक नज़र में पूरी कहानी बता देती है, कैसे घाघरा छपरा में, गंडक हाजीपुर में, सोन मनेर में, पुनपुन फतुहा में, बूढ़ी गंडक मुंगेर में, कोसी कुर्सेला में और महानंदा मनिहारी में आकर अपनी यात्रा समाप्त करती हैं और गंगा में समा जाती हैं। गंगा इन सभी के जल को, इनकी लाई मिट्टी को, इनकी कहानियों को अपने में समेटकर आगे बंगाल की ओर बढ़ जाती है। तो इन सभी स्रोतों के आधार पर हम बिहार की इस पूरी नदी प्रणाली का क्या निचोड़ निकाल सकते हैं? निचोड़ 3 मुख्य बिंदुओं ने है। पहला, यह नदी तंत्र कृषि का आधार है। इन नदियों द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक है। यह बिहार के लिए एक वरदान है। बिल्कुल। दूसरा, यहाँ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। उत्तर में बाढ़ का विनाश और दक्षिण में सूखे की मार। इन दोनों का प्रबंधन एक सतत संघर्ष है। सही। और तीसरा, यह एक एकीकृत तंत्र है। हिमालय और पठार की ये अलग अलग स्वभाव वाली नदियां मिलकर बिहार की पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को संतुलित करती हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो हमने देखा कि बिहार का नदी तंत्र 2 धारी तलवार की तरह है। एक ही साथ वरदान भी है और चुनौती भी। ये जीवन देता है लेकिन विनाश का कारण भी बन सकता है। ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। बाढ़ और सूखे की इन दोहरी चुनौतियों को देखते हुए 21वीं सदी में बिहार के लिए एक सच्ची एकीकृत जल प्रबंधन प्रणाली आखिर कैसी दिख सकती है? एक ऐसी प्रणाली जो विकास की जरूरतों और प्रकृति के सम्मान दोनों में एक नाजुक संतुलन बना सके। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।